नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण, यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज सेकंड द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों का आज का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करिएगा, यूपी टेट इंग्लिश आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो नाउन को पूरा पढ़ लिया था और आज देखेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम और आगे के पॉइंट। दोस्तों प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यानी एक तरीके से ये कहें कि नाउन को हटा करके जो भी शब्द इस्तेमाल होगा वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि नाउन को हटा करके उसके जगह पर जो शब्द बनेगा वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन को यहाँ पे हम हटा देंगे और लिख देंगे ही, यानी कि मोहन इज ए गुड बॉय यानी मोहन एक अच्छा लड़का है। ही कम्स टू मी यानी कि वह यहाँ पे आता है, वह यहाँ पे आता है। तो वह का मतलब कौन हुआ? मोहन हुआ। तो ये आपका ही जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और नाम यानी कि किसी के नाम को हटा देना क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ही सर्वनाम है, क्योंकि यह मोहन संज्ञा का स्थान ले रहा है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। दोस्तों प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आए उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे कि मोहन इज ए गुड बॉय, ही कम्स टू मी, तो मोहन के जगह पर ही आ गया, यानी क्या है आपका? ये व्यक्तिवाचक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है। दूसरा आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जब कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब कार्य का प्रभाव, जब काम करने का जो प्रभाव है वो खुद स्वयं कर्ता के ऊपर, जो करने वाला है उसी के ऊपर पड़ता है। यानी कि आई कट माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद अपने आप को काट लिया, मैंने खुद अपने आप को काट लिया। ये क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। आगे तीसरा आता है आपका इम्फेसिस प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? कथन में कर्ता या विधेय पर जोर देने वाले सर्वनाम। कथन में कर्ता या विधेय पर जोर देने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो दृढ़वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि द क्वीन हरसेल्फ अटेंड द पार्टी, यानी कि रानी जो है खुद अपनी पार्टी को अटेंड कर रही हैं। तो यहाँ खुद जो बात आ रही है, यानी इनका जो है दृढ़तावाचक सर्वनाम, यानी कथन में कर्ता या विधेय पर जोर देने वाले जो सर्वनाम आते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं? दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हरसेल्फ यहाँ पे क्या है? दृढ़तावाचक सर्वनाम है। चौथा आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो दो वाक्यों को जोड़े और उनका एंटीसीडेंट हो, यानी कि एक तरीके से कहें कि जो दो वाक्यों को जोड़े और उनका एंटीसीडेंट हो वो आपका संबंधवाचक होता है, यानी कि संबंध बनाने वाली बात। तो इसमें जैसे कि रॉबर्ट इज ए किंग हु रूल्स द 7 किंगडम, यानी कि रॉबर्ट एक राजा है जिसने 7 राज्यों को बनाया, 7 राज्यों का नियम बनाया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हु जो है वो क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, संबंध बना रहा है दूसरे वाले वाक्य से। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने का जहां भी काम होता है वहां पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे व्हाट क्या है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। आगे छठवां होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पशु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम होते हैं उनको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दोज आर माई बुक्स, दिस इज मोनू। तो दोज और दिस जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएंगे।
यानी कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु या पशु की ओर संकेत करते हैं। यानी जैसे कि दोज आर माई बुक, यानी कि ये वे मेरे किताब हैं। दिस इज मोनू, यह मोनू है। तो दिस और दोज क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। सातवां होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या पशु के बारे में जहां बात की जाए वहां पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि नोबडी वाज टेकिंग टी, यानी कि किसी ने भी जो है वो चाय नहीं लिया था। किसी ने भी चाय नहीं लिया था, यानी कि नोबडी। तो नोबडी क्या है? यानी किसी अनिश्चित है, कोई भी व्यक्ति को पता नहीं चल पा रहा है कि किसी ने भी जो है वो चाय नहीं लिया। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि वितरणात्मक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जब सर्वनाम प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग सूचित करता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। एनी ऑफ दीज 5 बॉय कैन गो, यानी इनमें से कोई भी 5 लड़का जो है वो जा सकता है। एनी ऑफ दीज 5 बॉयज कैन गो, यानी कि इनमें से कोई भी 5 लड़का जा सकता है। तो एनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी मतलब क्या है? अलग अलग। यहाँ सर्वनाम प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग सूचित कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वितरणात्मक सर्वनाम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन के प्रकार आपको समझ में आ गए। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा इम्पैसिव प्रोनाउन, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन और आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। रिफ्लेक्सिव में आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव में आएगा। तीसरा एम्फेसिस प्रोनाउन में आपका हर सेल्फ, हिम सेल्फ, फॉर एम्फेसिस, खुद पे जोर देना, ये आपका एम्फेसिस प्रोनाउन में आता है। चौथा रिलेटिव प्रोनाउन में आपका आता है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, व्हाट, विच, हुम। छठवें में आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज। सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपका आता है समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन। और आठवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये पहचानने का तरीका है कि कौन सा प्रोनाउन होगा। बाकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला जो है अपना अब आता है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरे एडवर्ब या पूरे वाक्य की विशेषता प्रकट करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि वह अंग्रेजी बहुत फ्लुएंटली बोलती है। तो यहाँ पे फ्लुएंटली क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी स्पीकिंग जो है बहुत फ्लुएंटली बोलती है इंग्लिश। तो ये इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने की, फ्लुएंटली का मतलब क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। ही रीड स्लोली, यानी कि वह बहुत धीमे पढ़ता है, ये भी क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ फ्लुएंटली और स्लोली जो क्या है? एक एडवर्ब है, यानी कि वर्ब की जो है वो विशेषता बता रहा है एडवर्ब। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यानी कि क्रिया विशेषण मतलब क्या है? क्रिया की विशेषता जो बताता हो, वर्ब, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब या पूरे वाक्य की विशेषता प्रकट करता हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे अब काइंड ऑफ एडवर्ब देखिए, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। पहला आता है आपका सिंपल एडवर्ब, यानी साधारण क्रिया विशेषण, जिसमें एक शब्द से बने एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। जैसे कि यस्टरडे, कल, बिलो, नीचे, ऑलवेज, हमेशा, फास्ट, तेज, एवरीवेयर, यानी कि हर जगह। तो ये क्या है? आपका सिंपल एडवर्ब है, साधारण क्रिया विशेषण है। दूसरा आता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त जहां भी एडवर्ब होगा वो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ फार, ये क्या है? इंट्रोगेटिव आपका एडवर्ब कहलाता है, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आता है आपका रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं और एंटीसीडेंट से संबंध दिखाते हैं तो वहाँ पे आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है। जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बार, यानी कि मुझे याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो वेयर जो लग रहा है ना, ये क्या कर रहा है, रिलेटिव बना रहा है, संबंध बना रहा है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है आपका एडवर्ब का प्रकार में आगे एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कालवाचक। कालवाचक एडवर्ब कौन होता है, जो समय का बोध कराते हैं, यानी कि जो आपका एडवर्ब को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो ये आपका हम एडवर्ब को बांट रहे हैं। यहाँ पे एडवर्ब आपका कितने प्रकार का होता है, तो ये है आपका पहला एडवर्ब कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा संख्या आवृत्ति, बाकी आगे भी है, तो उसको अगले स्लाइड में देखते हैं। तो पहला एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कालवाचक क्या होता है, तो जो समय का बोध कराता है उसे हम कालवाचक एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि टुडे यानी कि आज, यस्टरडे यानी कि कल, ऑलरेडी मतलब पहले ही, और अर्ली मतलब जल्दी। तो ये क्या है, समय का बोध करा रहा है, तो ये कालवाचक एडवर्ब कहलाता है। जैसे कि व्हेन, हाउ लॉन्ग, यानी व्हेन मतलब कि कब, और हाउ लॉन्ग मतलब कितने पहले। ठीक है, आगे है आपका स्थानवाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो स्थान का बोध कराते हैं वे आपके स्थानवाचक कहलाते हैं। जैसे कि हियर, देयर, इन, आउट, एवरीवेयर, ये क्या है, स्थान का। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, इन मतलब में, आउट मतलब बाहर, एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो वेयर, फ्रॉम, वेयर, ये जहाँ भी आपको मिलेंगे ये क्या होंगे, आपके स्थानवाचक विशेषण होंगे, स्थानवाचक एडवर्ब होंगे। एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी, संख्या आवृत्ति, यानी कि बार बार होने की क्रिया जहाँ पे दर्शाई जाए वहाँ पे आपका जो होगा वो संख्या आवृत्ति वाली एडवर्ब होगी। जैसे कि वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, सेल्डन, रेयरली। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ऑलवेज हमेशा, सेल्डन रेयरली मतलब कभी कभी। तो हाउ मैनी टाइम्स, हाउ ऑफन, यहाँ भी जहाँ भी मतलब बार बार होने की क्रिया दर्शाई जाए वहाँ पे आपका संख्या आवृत्ति होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब नंबर फ्रीक्वेंसी। आगे अगला है आपका चौथा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि डिग्री, यानी कि परिमाण और अधिकता के आधार पर बांटा गया है। तो जहाँ मात्रा या स्तर दर्शाते हैं वहाँ पे आपका परिमाण या अधिकता वाले एडवर्ब होंगे। जैसे कि वेरी, मच, इनफ, कम्प्लीटली, पार्शियली। यानी कि वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, मच मतलब भी बहुत, और एनफ मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, पर्याप्त होता है, कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से कंप्लीट, पार्शियली मतलब थोड़ा सा कंप्लीट। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको दिखाई देगा हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सब आपके जो है आपके उसमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि रीति ढंग में कौन आएगा, तो कार्य की जो विधि बताते हैं वो आपके रीति ढंग में यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। जैसे कि केयरफुली, ब्यूटीफुल, क्लियरली, सीरियसली, ये सब के सब आपके जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं, रीति रिवाज में आते हैं। जैसे कि इन व्हाट वे, ये आपके कार्य की विधि बताते हैं। यहाँ पे हाँ कारणवाचक अगला होता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ रीजन, जहाँ कारण दर्शाए जाते हैं वहाँ पे आपका कारणवाचक होता है, कारणवाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। जैसे कि कंसिक्वेंटली, हेंस और देयरफॉर, ये शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ पे आपके एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। जैसे कि वाई, वेयरफॉर। इसके बाद आपका लास्ट आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी कि निगेशन, अफर्मेशन निगेशन, यानी कि जहाँ भी स्वीकृति यानी कि यस और नो की बात आती है वहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन होता है, समर्थन या निषेध होता है। जैसे कि यस, नो, श्योरली, नॉट, इंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे बस नो या यस, तो यहाँ पे जो भी आएगा ये आपका समर्थन और निषेध की बात करता है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके ग्लांसेस देख लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आता है, यस्टरडे, ऑलरेडी, लेटली। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है आउटसाइड, इनसाइड, अप और डाउन। एडवर्ब ऑफ नंबर में आता है वंस, ट्वाइस, सेल्डन, ऑफन। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आता है वेरी, क्वाइट, इनफ, टू। एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है केयरफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्लोली। एडवर्ब ऑफ रीजन में आता है देयरफॉर, कंसिक्वेंटली और हेंस। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन में आता है श्योरली, यस, नो, नॉट। ठीक है, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं,
विशेषण दोस्तों नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन का गुण या दोष या रूप रंग प्रकट करते हैं वो आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि ही इज ए नाइस गाइज, यानी कि नाइस मतलब अच्छा होना उसका क्या है? गुण है। तो ये नाइस जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी जो प्रॉपर नाउन से बने हों वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल रॉबिन इज एन इंडियन प्लेयर, यानी कि इंडियन मतलब क्या है? भारतीय, यानी कि व्यक्तिवाचक, व्यक्ति किसी एक विशेष देश का। रॉबिन इज एन इंडियन प्लेयर, तो यहाँ पे इंडियन जो है क्या आपका व्यक्तिवाचक को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, जिससे वस्तु की मात्रा का बोध होता हो वो आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि ही हैज़ इनफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस, यानी उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक इनफ मनी की आवश्यकता है। ठीक है, तो जहाँ भी परिमाण की बात होती हो, परिमाणवाचक हो, जैसे कि इनफ क्या है? यहाँ पे परिमाण की बात करें, यानी पर्याप्त का मतलब क्या है? एक राशि। इनफ यानी कि पर्याप्त पैसे की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आगे टाइप ऑफ एडजेक्टिव में आगे चौथा है आपका संख्यावाचक विशेषण, जिससे संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि संख्यावाचक में दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका डिफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डिफिनिट में होता है जो निश्चित संख्या बताता है, जैसे कि 10 गर्ल, 4th रो, सिंगल डेस्क। यहाँ पे जहाँ भी संख्या निर्धारित हो, निश्चित हो, वो आपका डिफिनिट संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और दूसरा होता है जो अनिश्चित यानी इनडेफिनिट जो अनिश्चित संख्या बताता है, जैसे कि ऑल टॉय, सभी खिलौने, फ्यू बसेज यानी कुछ बसें, सेवरल पीपल यानी कि बहुत सारे पीपल। ठीक है, पांचवा आता है आपका संकेतवाचक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो अपने बाद आने वाले नाउन की ओर संकेत करें, जैसे कि दिस फ्रॉक, दैट चर्च, दीज मैन, दोज डेथ, दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या है? जो अपने बाद आने वाले नाउन की ओर संकेत करें वो आपके संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव नोट्स और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन हो तो हमेशा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि वर्ब हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो दैट पेन इज ब्लैक, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट इज ब्लैक पेन, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? प्रोनाउन है। छठवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण, जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति ओर संकेत करता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, विभाग सूचक विशेषण कहलाता है। इसमें जैसे कि ईच डे, एवरी चाइल्ड, आइदर फ्रॉक और नाइदर एडवाइज, यानी कि ईच, एवरी, नाइदर और आइदर नाइदर, ये सब क्या है? आपके विभाग सूचक हैं, यानी कि किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। नोट इसमें देख लीजिए, यदि ईच और एवरी आइदर नाइदर के बाद नाउन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, अन्यथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि एवरी गर्ल वाज हैप्पी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और एवरी वन ऑफ द गर्ल वाज हैप्पी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, सातवां आता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण, यानी कि जो प्रश्न पूछने का काम करे वो आपका प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि व्हाट टाइम इज इट, यानी क्या समय हो रहा है इस समय, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा है तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा, व्हाट टाइम, यानी कि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। आठवां आता है आपका संबंधवाचक विशेषण, यानी कि जो व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताए, जैसे कि माई अंकल, हर हस्बैंड, माई और हर क्या है? संबंध बना रहा है, तो ये संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है आपका आज प्रोनाउन, कंप्लीट प्रोनाउन और एडवर्ब को हम लोगों ने देखा है। और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्रिया को पूरा समझेंगे दोस्तों, यानी कि वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे वाले कंटिन्यू ऐसे हम लोग सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये आज का प्रोनाउन का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।